नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल विद्याजट पर स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की ये क्लास है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपके लेखपाल सिलेबस में जैसे इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों को मिला के आपका 10 नंबर का आएगा लेखपाल में। तो पूरा चांस है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका 5 क्वेश्चन आए, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आए। तो इस लेक्चर में आपके लिए 50 क्वेश्चन और इन क्वेश्चन का नीचे 60 नोट्स दिया गया है। तो ये हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, जिससे लगभग आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें कुछ एक्ट हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? 2005 में। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ND नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? NDMA के इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना, तो उसको भी एक डिजास्टर घोषित किया गया था। डिजास्टर इसी के तहत एक डिजास्टर घोषित किया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, कोरोना को भी। सुनामी शब्द की किस भाषा से लिया है? तो ये आप सब लोग जानते होंगे, जापानी भाषा से लिया गया है सुनामी शब्द। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो कौन सा? रिक्टर स्केल प्रयोग करते हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है भारत में? हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा है? मानव निर्मित आपदा बताइए। भूकंप, सुनामी, रासायनिक रिसाव, भूस्खलन, तो कौन मानव निर्मित है? ये केमिकल लीक आपका होगा मानव निर्मित। और ये सब भूकंप, सुनामी और भूस्खलन वगैरह ये सब क्या है? नेचुरल है, नेचुरल आपदा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसका नाम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 2006 में। NDRF की स्थापना। एक SDRF भी होता है, अभी आगे आएगा इसका क्वेश्चन। स्टेट स्टेट वाला होता है, ये नेशनल वाला होता है, ये स्टेट वाला होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? ये 1984 में हुआ। पहला तो ये जरूरी है कि कब हुआ? 1984 में हुआ। और कौन से गैस का रिसाव हुआ इसमें? मिथाइल आइसोसाइनेट, इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस और डिजास्टर कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? ये भी डिजास्टर के लिए एक इंटरनेशनल संस्थान है, वैश्विक संस्थान है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो किससे संबंधित है ये? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब आपदा को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर, मान ली यहाँ से भूकंप जनरेट हुआ यहाँ से, और मान ली अर्थ सरफेस है, तो इसके ठीक ऊपर मान ली यहाँ से भूकंप निकल रहा है, या इसके ठीक ऊपर अर्थ सरफेस पे उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। इसको क्या कहेंगे? ईपी सेंटर कहेंगे। इसको ईपी सेंटर कहते हैं। ये सब तो आप लोग जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे। और इसको जहाँ से निकलता है इसको हम लोग फोकस कहते हैं, जहाँ से भूकंप का स्टार्ट होता है। भारत का कौन सा राज्य चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है भारत का कौन सा राज्य है? तो इस ऑप्शन में कौन सा? उड़ीसा में। उड़ीसा सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित होता है। बादलों का फटना किस क्षेत्र में होता है? ये किस क्षेत्र में बादलों का फटना होता है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूखे के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? किसके अधीन ये सूखा कवर किया जाता है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये कवर किया जाता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है सूखा? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अधीन आता है सूखा। भूकंपित तरंगों रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? भूकंपित तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में ही भूकंपित तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। एसडीएमए का, जैसे एनडीएमए था इसी प्रकार एसडीएमए था। एक एनडीएमए था। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये क्या होगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एसडीएमए का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका क्या था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDME, ये डी हो जाएगा। ये डी से मतलब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नियन रहेगा तो नेशनल हो जाएगा, यस रहेगा तो स्टेट हो जाएगा, डी रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या ऐड रहेगा? DMA, NDMA, SDMA, NDMA, SDMA, और ये क्या हो जाएगा? DDMA।
तो ये तीनों आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों का फुल फॉर्म क्या होगा। एन से नेशनल हो जाएगा, एस से स्टेट हो जाएगा, और डी से डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसके हेड कौन होते हैं? जिला डीएम होते हैं। डीएम इसके क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट वाले का। इसके हेड कौन होंगे? डीएम। इसके कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। इसके कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। NIDM राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, राजधानी में है इसका मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन का क्या अर्थ है? मिटिगेशन का अर्थ होता है कम करना, मतलब आपदा को कम करना। तो आपदा प्रभाव को कम करने के उपाय, इसको क्या कहते हैं? मिटिगेशन कहते हैं। एक अभी आएगा डिजास्टर साइकिल, अभी नीचे आएगा नोट्स में, तो उसमें पहले क्या होता है? मिटिगेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, उसमें 4 चरण होते हैं, तो वो भी अभी आगे आएगा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो ये आपको 4 जोन में विभाजित किया गया। जोन 2, 3, 4, 5। जोन 1 नहीं है भारत में। कौन है? जोन 1 नहीं है। जोन 1 आपका नहीं है। 2, 3, 4, 5 4 जोन में विभाजित किया गया। चक्रवात साइक्लोन के केंद्र में दाब प्रेशर कैसा होता है? केंद्र में, मान लो यहाँ ये अर्थ है, मान लो यहाँ से साइक्लोन स्टार्ट हुआ, तो ये केंद्र में कैसा होता है दाब? तो केंद्र में होता है आपका लो प्रेशर। केंद्र में आपका क्या होता है? यहाँ पे लो प्रेशर होता है। जैसे ऐसे ऐसे गोला बन के उठता है चक्रवात, तो यहाँ आपका लो प्रेशर होता है सेंटर में। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? सब लोग जानते होंगे प्रशांत महासागर में है। ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, जहां पर सबसे अधिक भूकंपीय घटना देखी जाती है रिंग ऑफ फायर में। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है? कितना परसेंट? 59%। 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, मोर देन 50% भूभाग आपका आता है भूकंप क्षेत्र में। ये टोटल कितना है? 59%। रियल में कितना है? रियल में आपका 59% है जो भूकंप क्षेत्र में आता है। वनीकरण, एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाना या पौधे लगाना, किस आपदा को रोकने में सबसे, तो ये जल का कटाव जो होता है उसको रोकने में, तो ये भूस्खलन और मृदा अपरदन को रोकने में सबसे ज्यादा उपयोगी है एफॉरेस्टेशन या वनीकरण। इसमें क्या होता है कि पौधे की जड़ें क्या होता है? मिट्टी को जकड़ लेती हैं, जिससे भूस्खलन नहीं होगा और मृदा अपरदन नहीं होगा। इसमें क्या है? जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती हैं, तो उसका कटाव नहीं होता है। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा ये कहाँ? यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन में ये घटना घटित हुई थी कब? 1986 में, यूक्रेन में। भारत में बाढ़ के लिए नोडल मंत्रालय आप लोग बताइए कौन होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। बाढ़ के लिए कौन सा होगा? जल शक्ति मंत्रालय। और सूखा के लिए अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, ये आपका सूखा के लिए होगा। और बाढ़ के लिए कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लुलू शब्द का संबंध किस आपदा से है? तो लुलू शब्द का संबंध आपका है कचरा प्रबंधन से। लोकली अनवांटेड लैंड यूज या कचरा प्रबंधन, जो आपका कचरा के लिए आपका किसी भी लैंड पे फेंक देते हैं कचरा, तो उसी के लिए ये लुलू शब्द किस आपदा से रिलेटेड है? कचरा प्रबंधन से है ये आपका लुलू शब्द, या पर्यावरण आपदा या कचरा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन चक्र, ये देखिए अभी ऊपर बता दें डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं मुख्यतः। पहला देखिए समन मिटिगेशन है, प्रिपरेशन है, ये प्रतिक्रिया है, और पुनर्प्राप्ति है। अभी आगे आएगा ये वाला। सूखा का मुख्य कारण क्या होता है? वर्षा की कमी, अधिक वर्षा, वनों की कटाई, ए और सी दोनों। देखो वनों की कटाई भी है और वर्षा की कमी भी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए और सी दोनों होगा। क्योंकि वनों की कटाई से क्या होगा? बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो क्या होगा? सूखा होगा, तो ये दोनों रीजन हो जाएंगे आपके सूखे के लिए। भारत के किस भाग में सुनामी का खतरा सबसे अधिक रहता है? भारत के किस भाग में सुनामी का खतरा सबसे अधिक रहता है? तो ये आपके तटीय क्षेत्र में, कोस्टल, जैसे ये इंडिया है, तो जो भी ये कोस्ट पे होंगे, जैसे यहाँ यहाँ हो गया केरल हो गया, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, तो यहाँ सब सुनामी के खतरे ज्यादा रहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यहाँ कौन है? उड़ीसा है। भारत में उड़ीसा सबसे ज्यादा सुनामी से प्रभावित क्षेत्र है या राज्य है, उड़ीसा। महामारी किस प्रकार की आपदा होती है? महामारी किस प्रकार की? जैविक, बायोलॉजिकल आपदा होती है। तो इसको भी कोरोना को भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एक महामारी घोषित किया गया था। आग लगने पर आपातकालीन नंबर क्या है? 101 फायर वाले का है, और 102 मेडिकल वाले का है। 102 किसका है? मेडिकल वाले का है। भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित, लिफ्ट के अंदर, किसी मजबूत मेज के नीचे, कांच की खिड़की के पास, ऊंची दीवारों के बगल में।
तो मेज के नीचे छुपना ये सबसे सुरक्षित स्थान है। इस जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? बी वाला, किसी मजबूत मेज के नीचे छुपना भूकंप आने पर। आईएसडीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। आईएसडीआर का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। निम्नलिखित में कौन सी धीमी शुरुआत वाली आपदा है? भूकंप, बादल फटना, सूखा, चक्रवात। तो इसमें सूखा क्या है? धीमी शुरुआत वाली आपदा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित? तो पूर्वी क्षेत्र है यूपी का मान लीजिए ये यूपी का मैप है, मान लीजिए ये यूपी का मैप है, ऐसे वैसे है कुछ यूपी का मैप। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा आपका बाढ़ से प्रभावित रहती है, पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित करते हैं। लू किस प्रकार की आपदा की श्रेणी में आता है? ये ग्रीष्म लहर है। ये गर्मी में लू चलती है। यूपी वगैरह में क्या होता है? हीट वेव चलती है गर्मी में, तो उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आपदा के समय संचार का सबसे विश्वसनीय साधन क्या है? आपदा के समय संचार का सबसे विश्वसनीय साधन वायरलेस अगर कोई चीज है तो ये सबसे विश्वसनीय होता है। तो वायरलेस साधन सबसे विश्वसनीय होता है आपदा के समय। भूकंपी तरंगों एल वेव कहा जाता है। ये एल वेव किसे कहा जाता है? धरातलीय तरंगों को एल वेव कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती हैं? एल वेव। ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं आपकी एल वेव। चक्रवात अम्फान 2020 में किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो अम्फान किस क्षेत्र में आया था? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में। भूकंप की तीव्रता मापने वाला मर्केली स्केल, एक रिक्टर स्केल था, एक मर्केली स्केल, इससे भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो क्या मापता है ये आपका? विनाश या तीव्रता? भूकंप की तीव्रता या विनाश को मापता है आपका मर्केली स्केल। सूखे से निपटने के लिए सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है? सूखे से निपटने के लिए सबसे अच्छी तकनीक क्या है? वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं? कोई पिट्स या गड्ढे में पानी को लाके इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बरसात का पानी होता है तो इसको अंडरग्राउंड में या गड्ढों में इसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये सूखे से निपटने के लिए सबसे अच्छी तकनीकी है। आपदा प्रबंधन के लिए गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आवर क्या है? तो आपदा के तुरंत बाद का पहला घंटा, आपदा जैसे ही उसके बाद का पहला घंटा उसको कहते हैं गोल्डन आवर। टाइफून चक्रवात कहाँ आते हैं? टाइफून कहाँ आता है? टाइफून आपका दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर में आता है आपका टाइफून। मतलब ये इधर वाले आपका इधर जापान वाले एरिया में, जापान या चाइना वाले में एरिया में ये टाइफून आपका आता है। एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एनडीआरएफ आपका किस मंत्रालय के अधीन करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनडीआरएफ रिलीफ फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन। सुनामी आने पर समुद्र का पानी तट से तेजी से आगे बढ़ता है या तेजी से पीछे हटता है या स्थिर रहता है या ऊपर उछलता है? तो तेजी से पीछे हटता है। सुनामी आने पर, सुनामी जब आता है तो समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम लोग जानेंगे सुनामी आएगा तो पानी आगे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये पानी क्या होगा? पीछे आएगा, पीछे की तरफ आएगा। मान लीजिए ये इंडियन कोस्ट है, सुनामी आई तो पानी इधर से इधर आएगा, पीछे हटेगा, तट से पीछे की तरफ हटेगा। ओजोन परत में छेद होना किस प्रकार की आपदा का संकेत है? ओजोन परत में छेद होना किस प्रकार की आपदा? तो ये इकोलॉजिकल आपदा है, पारिस्थितिकी आपदा है। ओजोन परत में छेद होना इकोलॉजिकल आपदा है। रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह होता है आपका, क्या हो गया क्वेश्चन? रेड क्रॉस का सफेद बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस, सफेद बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस, ये आपका होता है। जैसे ये सफेद बैकग्राउंड हुआ, ये सफेद हो गया और ये रेड कलर से इस पे क्रॉस कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे? रेड कलर से क्रॉस कर देंगे, तो ये आपका रेड क्रॉस का होता है प्रतीक चिन्ह। फ्लैश फ्लड का संबंध किससे है? तो ये अचानक आने वाली भीषण बाढ़ है। अचानक आने वाली भीषण बाढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड कहते हैं। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा रोकना भी है, जीवन और संपत्ति की हानि को कम करना ये भी है, राहत और पुनर्वास प्रदान करना ये भी है। इसका मतलब ये तीनों है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नीचे 60 नोट जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। अगर ये नीचे का आप 60 नोट्स भी पढ़ ले रहे हैं तो ये आपका आपदा प्रबंधन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे इसी छोटे से टॉपिक से। अब आपदा प्रबंधन, इसका देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो एक्ट है
अब आपदा प्रबंधन से इंपॉर्टेंट एक्ट पहला क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2005 में। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये कब आया? 2006 में आया। कब कब बना? 2006 में आपका बना। डीडीएम, एसडीएम में स्टेट लेवल पर होता है। इसका अध्यक्ष अभी हम बताए थे मुख्यमंत्री होता है। डीडीएम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या डीएम होते हैं। डीएम साहब इसके डिस्ट्रिक्ट वाले के होते हैं। एनडीआरएफ, इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। सॉरी, इसकी नहीं, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की स्थापना आपकी कब हुई थी? 2006 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है एनडीआरएफ। अब भूकंप, भूकंप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल में मापी जाती है। और इसमें मर्केली स्केल, एक रिक्टर स्केल होता है, एक मर्केली स्केल होता है। और वेव्स को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ, वेव्स, सिस्मोग्राफ। इसमें वेव्स की रिकॉर्डिंग, जैसे वेव्स ऊपर नीचे चलते हैं तो इसकी इसकी रिकॉर्डिंग किसमें होती है? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। तो वेव्स की तीन टाइप के वेव्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। एल वेव्स जो होता है आपका सबसे विनाशकारी होता है, ये सबसे तेज होता है। सबसे फास्ट कौन होता है? प्राइमरी वेव। और सबसे विनाशकारी कौन होता है? एल वेव्स। वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं, और ठीक ऊपर इसको इपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अभी ऊपर हम बताए थे इसके बारे में। सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ भूकंपित तरंगों को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। इसमें क्या होता है? सिस्मोग्राफ में भूकंपित तरंगों का रिकॉर्डिंग होता है। अब सुनामी और चक्रवात के बारे में, सुनामी और साइक्लोन के बारे में। सुनामी शब्द किस कहाँ की है? जापानी शब्द है। मुख्य कारण समुद्र के नीचे वाले, समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसी कारण से आपकी समुद्र में सुनामी आती है। तो सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? इंडिया में, हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। सबसे ज्यादा घटना कहाँ देखने को मिलती है? चक्रवात की सबसे ज्यादा घटना आपकी उड़ीसा में देखने को मिलती है। सुनामी नहीं, चक्रवात। सुनामी के कारण क्या होता है? सुनामी, चक्रवात की घटना सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? आपका उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा के तट पर चक्रवात की सबसे ज्यादा घटना देखने को मिलती है। आई किसे कहते हैं? लो प्रेशर। जैसे ये भूकंप यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ यहाँ ऐसे भूकंप करें, साइक्लोन, सॉरी भूकंप नहीं, साइक्लोन ऐसे जनरेट हुआ, तो ये बीच में जो यहाँ लो प्रेशर का जोन होता है, ये लो प्रेशर का जोन, इसे आई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आई। यहाँ पे एकदम प्रेशर बिल्कुल लो होता है। रीजनल नेम में इसको क्या क्या जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। सुनामी को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। चीन सागर में टाइफून कहते हैं, जापान वाले एरिया में। तो भोपाल अन्य इससे रिलेटेड फैक्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 1984 में। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। ड्राट कृषि मंत्रालय के अधीन आता है, अभी ऊपर बताए थे। तो ड्राट किसके अधीन आता है? कृषि मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है आपका ड्राट, सूखा। और वो किसके अधीन आता है? बाढ़ आपका जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है आपका बाढ़। यह एक स्लो स्लो आपदा है, ये धीमी आपदा है आपका सूखा। लैंडस्लाइड, इसे रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? वनीकरण, फॉरेस्टेशन, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है। बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे कोविड-19 महामारी इस श्रेणी में आते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर में। ये भी एक प्रकार का डिजास्टर ही था, मतलब आपदा था कोविड। आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण को देख लीजिए। स्टेप वाइज करें। पहला क्या है? मिटिगेशन। दूसरा क्या है? प्रिपरेशन। तीसरा आपका है रिस्पॉन्स। और चौथा क्या है? रिकवरी। तो पहला मिटिगेशन है, पहले समन करेंगे, कम करेंगे, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। कोई आपदा आएगी उसको कम करने का प्रयास करेंगे, प्रभाव को। इसके बाद तैयारी, आपदा के लिए खुद को तैयार करेंगे, खुद को मतलब मोटिवेट करेंगे या अपना मनोबल हाई करेंगे, प्रिपरेशन। तीसरा क्या है? रिस्पांस, प्रतिक्रिया। आपदा के दौरान राहत कार्य ये सब करना, ये आपका रिस्पांस में आ जाएगा। रिकवरी, पुनर्प्राप्ति, सब कुछ सामान्य करना। मान लीजिए जो भी नुकसान हो गया है आपदा के बाद, मान लीजिए कोई चक्रवात आता है, सुनामी आता है, जो भी कोस्ट एरिया में नुकसान हो गया उसको बाद में सही करना या मरम्मत करना, ये आपका आ जाएगा रिकवरी में। तो यही 4 चरण होते हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला मिटिगेशन है, दूसरा क्या है? प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी करना। पहला समन, दूसरा तैयारी, तीसरा रिस्पांस, प्रतिक्रिया, और चौथा रिकवरी, पुनर्प्राप्ति। और देख लेते हैं, ये जैसे भूकंप, ये किसके द्वारा, किस मापने का यंत्र क्या है? भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल। बाढ़ किससे नापते हैं? जल स्तर या वर्षा से, कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुई। और एक एक होता है वर्षा मापने का, रेन गेज होता है। एक और वर्षा मापने का होता है, वर्षा मापने के लिए आपका ये होता है रेन गेज। रेन गेज आपका होता है वर्षा मापने के लिए। तो इससे पता करते हैं कि कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई है। सूखा, सूखा ये वर्षा की कमी होता है, तो उससे क्या होता है? पता चलता है सूखा हो गया।
वर्षा की कमी अगर हो जाता है तो उससे क्या पता चलता है कि सूखा हो गया। चक्रवात, चक्रवात को विंड वेन या एनीमोमीटर इससे मापते हैं। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? ये सब जो भी है आपदा, ये सब जो भी आपदा, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो भूकंप आपका आ गया गृह मंत्रालय के, बाढ़ आपका जल शक्ति मंत्रालय अभी ऊपर पड़े हैं, सूखा आपका आ गया कृषि मंत्रालय, और चक्रवात, ये चक्रवात किसके अधीन आ गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या गृह मंत्रालय। इन दोनों से में से ऑप्शन में जो भी होगा वो हम लोग टिक लगा देते हैं। ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, या तो दोनों ऐसे स्लैश करके होगा, या दोनों में से कोई एक होगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या गृह मंत्रालय, ये चक्रवात इसके अंदर में आएगा। अब कुछ और इंडियन इंस्टीट्यूट एंड एक्ट इससे रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। पहला, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, इसी अधिनियम के तहत किसका गठन हुआ? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन आपका 2005 में भी इसका भी गठन हुआ एनडीएमए। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका गठन 1995 से 2003 में। इसका काम क्या है? एनआईडीएम, ये इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है? प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मतलब आपदा से लड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देंगे, ये एनआईडीएम है। एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसका गठन कब हुआ? 2006 में। इसमें 12 बटालियन है इसमें एनडीआरएफ में। आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसकी गठन कब हुआ था? 1875 में। मौसम और चक्रवात की भविष्यवाणी करना, इसका काम है, आईएमडी का काम है। कब गठन? 1875, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इनकोइस, इसका कब हुआ? 1999। ये सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र है। यही है आपका, यही है सुनामी वाला, जो आप ऊपर पढ़े हैं आप लोग, हैदराबाद में है सुनामी वाला। ये कहाँ से? तो यही है हैदराबाद में, INCOIS, सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र है। ये कहाँ है? हैदराबाद में। CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, इसका गठन कब हुआ? 1945 में, बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार। अब कुछ विश्व स्तर के संस्थान, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड विश्व स्तर के संस्थान। तो पहला UNDRR, ये यूनाइटेड नेशन का संस्थान है। पूर्व में इसका नाम UNISDR था। इसका गठन कब हुआ? 1999 में। ये संयुक्त राष्ट्र का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। सेंडाई फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसका गठन ये 2015 से 2030 के लिए, किस सन से किस सन तक है? 2015 से 2030 तक के लिए जापान में अपनाया गया, आपदा जोखिम को कम करना। क्योंकि जापान में देखिए सुनामी वगैरह जैसे घटनाएं सबसे ज्यादा आती हैं। कहाँ आती है सुनामी वगैरह घटनाएं? जापान में सबसे ज्यादा आती हैं। तो ये कहाँ का है? जापान में। 15 साल के लिए है, 2015 से 2030 तक। ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 से, जैसे ये सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसके पहले जो आया था उसको ह्योगो फ्रेमवर्क कहा गया। ये 10 वर्ष के लिए था। ये कितने साल के लिए था? 10 वर्ष के लिए आपदा प्रबंधन प्लान था, ये ह्योगो फ्रेमवर्क। इसके बाद क्या आता है? योग्यकार्ता सिद्धांत, ये 2006 में आया। ये भी है आपदा से रिलेटेड, मानवीय सहायता, आपदाओं में मानवीय सहायता से, मतलब जब डिजास्टर आता है तो उस समय सहायता के लिए टीम भेजे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके गठन कब हुआ था? 1950 में। ये मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में बताता है कि कब बारिश होगा, कब सूखा पड़ेगा, कब सुनामी वगैरह, ये सब ये WMO का काम है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WMO का, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस, इसका गठन कब हुआ? 1863। अब कुछ और चीजें लास्ट है। अब इन्हीं टॉपिक से पूरा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी में आपके जो भी ये आधे घंटे का वीडियो बन रहा है, इसी में आपका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ये किसके अधीन? अगर ये पूछ दिया है ये किसके अधीन आती हैं? गृह मंत्रालय। ये तीनों अगर एक साथ पूछ दिया, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, किसके अधीन आएंगी? गृह मंत्रालय के अधीन। एक साथ ऐसे पूछ दिया तो गृह मंत्रालय। अगर बाढ़ का केवल पूछ लिया तो ये जल शक्ति मंत्रालय है। और भूकंप और चक्रवात, ये तो आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता ही है। सूखा आपका कृषि मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।
परमाणु आपदा, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। रासायनिक आपदा, ये किसके, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्योंकि रासायनिक ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये किसके अधीन आएगा, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आएगा। विमान दुर्घटना किसके अधीन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आएगा। तो ये आपका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। इसी को आप लोग बार बार 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी से लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होगा। अब धीरे धीरे आपका लेखपाल के लिए लेक्चर आते रहेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये सब कंटेंट आपको क्या फ्री में मिल रहा है। तो फ्री की चीज़ों की वैल्यू होती नहीं होती, लेकिन इसकी वैल्यू है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।